बबुआ डीएसए पैटर्न्स कोर्स 2025 में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। बहुत लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि टॉपिक वाइज डीएसए पढ़े या फिर पैटर्न वाइज डीएसए पढ़े। बहुत लड़ाई भी हो गया है, कोई 1 लाख का चैलेंज दे रहा है, कोई हमको कमेंट में को कह रहा है कि वो आपका बाप है, बहुत सारा चीज हो रहा है ना। लेकिन हमको लॉजिक से बात करना है, हमको लड़ाई नहीं आता है, तो हम लोग लॉजिक से बात करेगा। ठीक है, तो आज अगर आप मेरा ये बात पे अग्री करते हैं टॉपिक वर्सेस पैटर्न वाइज वाला चीज पे, तो आप एंड में कमेंट में अग्री जरूर कह दीजिएगा। अगर आप डिसअग्री कहते हैं तो अपने रीजन से लिखिएगा और हम लोग बहुत अच्छा एक डिबेट करेंगे कि टॉपिक वाइज पढ़ना चाहिए, पैटर्न वाइज पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉपिक वाइज और पैटर्न वाइज में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना, आपका टॉपिक वाइज तो मस्ट है भाई। टॉपिक वाइज जो चीज़ें हैं आपको तो वो तो पढ़ना ही है। आपका जो भी एरे होता है, कैसे एरे बनता है, कैसे आप एरे को रीड करते हैं, कैसे आप एरे को अपडेट करते हैं, कैसे आप एरे को में डिलीट करते हैं, ये सारा चीज़ जो भी टॉपिक होता है, आपका एरे हो गया, लिंक लिस्ट हो गया, आपका स्ट्रिंग हो गया, ये सब चीज़ में आपको ये सारा ऑपरेशन करना आना चाहिए। ये आपका होता है टॉपिक वाइज। ये होता है कि हाँ, टॉपिक में आपको कोई चीज़ दिया होगा तो आपको समझ में आता है कि ये सारे जो ऑपरेशंस हैं हम ये डेटा स्ट्रक्चर में कैसे कर सकता है। ये आपका होता है टॉपिक वाइज। ठीक है ना। तो टॉपिक वाइज का अगर आपको बेसिक्स पता है ना तो उतना बहुत है। ठीक है, उतना बहुत है। उसके बाद बेसिकली आप लोग क्या करता है, एल्गोरिथम सीखता है या फिर पैटर्न सीखता है। इसमें से कोई एक चीज़ सीखने लगता है। पैटर्न्स के लिए क्या है, टॉपिक वाइज वाला जो भी चीज़ है, ठीक है, जो भी हम बोले, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ये वाला चीज़ आप समझ के रखें और उसके बाद बेसिकली पैटर्न्स वाला चीज़ समझना शुरू कर दें। तो टॉपिक वाइज पे बेसिकली बेसिक चीज़ों पे जो भी आपके डेटा स्ट्रक्चर्स है उसमें सारी चीज़, कैसे उसमें एलिमेंट को क्रिएट करना है, कोई एलिमेंट को रीड करना है, कोई एलिमेंट को अपडेट करना है और कैसे उसमें डिलीट करना है, ये सारा चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। यही आपका बेसिकली कहा जाता है कि इसको बेसिकली टॉपिक वाइज डीएसए कहा जाता है, एटलीस्ट मेरे साइड से। ठीक है ना। अब पैटर्न वाला जो हम लोग कोर्स निकाले हैं उसके लिए हम लोग क्या किए हैं, ऐसा नहीं किए कि आपको एकदम छोड़ दिए हैं, आपके लिए इतना मेक श्योर किए हैं कि टॉपिक वाइज आपको जितना पढ़ना है, जितना आपको पढ़ना चाहिए टॉपिक वाइज के लिए, इस पैटर्न के लिए, उसके लिए हम लोग एक ऑनबोर्डिंग सीट बना दिए थे। उस ऑनबोर्डिंग सीट में आपके पास 43 वीडियोस है, वो 43 वीडियोस को आप देख लीजिएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा पैटर्न वाला कोर्स शुरू करने में। ठीक है ना। तो आज इसके बारे में हमको ज़्यादा बात नहीं करना था, हमको इस बारे में बात करना था कि टॉपिक वाइज और पैटर्न वाइज में क्या क्या डिफरेंस है, वो चीज़, और एक और चीज़ की, और एक ये चीज़ भी देखना था कि रेट ऑफ डिफिकल्टी में हमारा जो टॉपिक वाइज, पैटर्न वाइज और भी अलग तरीके का प्रोग्रामिंग है, इसमें बेसिकली लोग कहाँ स्टैंड करता है। ठीक है, तो पहला बात, टॉपिक वाइज पढ़ना आसान है। ठीक है ना। जो भी हम चीज़ बोले वो आसान है, उतना कोई मुश्किल नहीं होता। आप बेसिक थ्योरी पढ़ लेता है, बेसिक प्रोग्रामिंग उसका देख लेता है, इतना आप पढ़ लेता है, टॉपिक वाइज आपका समझ में आ गया। पैटर्न्स वाला जो चीज़ होता है वो हार्ड होता है। ठीक है, क्योंकि आपको एक्चुअल कोई चीज़ का टेम्पलेट दिया होता है, इस टेम्पलेट का यूज़ करके आप बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व करना आना चाहिए। इसके लिए आपको अच्छे से कोडिंग भी आना चाहिए, अच्छे से टॉपिक वाइज भी चीज़ें समझ में होनी चाहिए, और उसके अलावा बेसिकली आपको हर एक पैटर्न का टेम्पलेट भी अच्छे से याद होना चाहिए। तब जाके आपका पैटर्न्स वाला चीज़ होता है वो बेसिकली माइंड में बैठ गया होता है। और क्या होता है, बहुत सारा सवाल होता है जिसमें बेसिकली 2 से 3 पैटर्न लग जाता है, और बेसिकली फिर क्या होता है कि अगर आपको पैटर्न उतना अच्छे से नहीं पता है तो होता क्या है कि आप वो सवाल लगाने में आपको दिक्कत हो जाता है कि भाई 2-3 पैटर्न मिक्स हो गया है, कैसे करें, क्या करें, ये पैटर्न वहाँ घूम रहा है, वहाँ घूम रहा है, माइंड में बैठ ही नहीं रहा है ना। तो पैटर्न्स का जो चीज़ होता है वो डीएसए में थोड़ा सा हार्ड होता है। अब एक और चीज़ जो हम बोलेंगे, जो पैटर्न्स वाला चीज़ है ना, ये आपको किसके लिए प्रिपेयर करता है। ठीक है, आपका जो मान लीजिए इंटरव्यूज़ है, ठीक है, तो टॉपिक वाइज भी पढ़ के आप लोग इंटरव्यूज़ क्रैक कर सकता है, मतलब उतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, टॉपिक वाइज में भी आप लोग और भी तरीके का सवाल पढ़ा होगा, सब किया होगा, उसमें भी इंटरव्यूज़ क्रैक कर सकता है। ठीक है, लेकिन जो पैटर्न्स वाला जो चीज़ है ना, ये अगर आप लोग पढ़ लेगा तो कम से कम हम, अगर ठीक से पढ़ा होगा तो कम से कम हम बोलेंगे कि 8 में से 10 बच्चा इंटरव्यू क्रैक कर लेगा। टॉपिक वाइज अगर पढ़ के गया होगा तो कुछ बच्चा होगा जो टॉपिक वाइज करते करते कम से कम बहुत सारा सवाल लगा लिया होगा, और फिर इंटरव्यू में जब बैठा होगा तो उसको क्वेश्चन देखेगा तो उसको मान लीजिए पैटर्न नहीं पता है, तो वो टॉपिक वाइज जो भी अपना एल्गोरिथम सोचा होगा, उसका रिकॉल वैल्यू अच्छा होगा, अपना माइंड से बहुत जल्दी निकाल लेता है कि हम क्या पढ़े थे टॉपिक वाइज में, तो हुआ गया कि 2 में से 10 बच्चा इंटरव्यूज़ क्रैक कर लेगा। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द बच्चा कैसे इंटरव्यूज़ को क्रैक करे, इसके लिए पैटर्न्स समझना डीएसए में बहुत जरूरी है। ठीक है ना। ये तो बात हो गया अब कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, ये तो उसका भी बाप है। ठीक है ना, आप टॉपिक वाइज पढ़ लिए, पैटर्न वाइज पढ़ लिए, और फिर अब जाके अगर आपके पास समय बचता है तो आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग ट्राई करिए। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का मतलब ये नहीं है कि केवल जो वीकली कॉन्टेस्ट होता है लीड कोड में वो पार्ट लेना, वो आप बेसिकली ये टॉपिक और पैटर्न्स, ये दोनों का मिला के भी आप वीकली कॉन्टेस्ट में पार्ट ले सकते हैं। लेकिन कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग वो बच्चा हो गया जो कोड फोर्सेस में एकदम आग लगा रहा है, जो एकदम कोड शेफ में आग लगा रहा है, जो अलग अलग कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में यहाँ वहाँ जा रहा है,
ये चीज़ जो है ना बहुत कम लोग कर पाता है। इसके लिए ना थोड़ा सा टैलेंट भी बहुत चाहिए होता है, ठीक है। हम लोग में शायद उतना, मेरे में उतना टैलेंट तो नहीं था, जो हम बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग नहीं किए, थोड़ा बहुत किए थे, फिर हम उसको छोड़ दिए थे क्योंकि हमको प्रोडक्ट साइड चीज़ें ज़्यादा पसंद थी, प्रोडक्ट बनाना ज़्यादा पसंद था उस टाइम पे। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग वाला बच्चा ना बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होता है, उसका मैथ्स बहुत फास्ट होता है, उसका लॉजिक बहुत फास्ट होता है, उसका एप्टीट्यूड, ये सब चीज़ें बहुत फास्ट होती है, वो अलग अलग तरीके का मैथ देख लग पाता है, उसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज लो लेवल पे बहुत अच्छी होती है। ये होता है एक कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर जो बेसिकली बहुत टाइम से रातों रातों ग्राइंड करते आया है और वो बेसिकली कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर रहा है। अब कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग मुझे नहीं लगता कि सबको करनी चाहिए, अगर आपके पास समय है तो करिए, लेकिन हमारा गोल बेसिकली क्या है, हमारा गोल बेसिकली है जॉब क्रैक करना या फिर इंटरव्यूज में फोड़ना। ये हमारा जॉब है, ये हमारा काम है, ये हमको पाना है ना। और इसके लिए आपका टॉपिक वाइज और पैटर्न वाइज इनफ है ना। कुछ होगा क्या कि बहुत सारा लोग ये चाहेगा कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग ट्राई करेगा, फिर देखेगा कि भैया 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, अभी तक समझ ही में नहीं आया कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, और वहाँ पे आप बहुत समय वेस्ट कर दिया है, और आप उसको बेसिकली दूसरी जगह अपने टाइम को लगा सकता था। कोई वेब डेवलपमेंट कर सकता था, AI ML स्क्रैच से पढ़ सकता था, या फिर ऐप डेवलपमेंट सीख सकता था, ऐसे अलग अलग चीज़ में अपना टाइम स्पेंड कर सकता था। तो ऐसा अगर आपसे आप देखिए 1-2 महीना ट्राई करिए, ये सारा टॉपिक वाइज और पैटर्न वाइज एक बार पढ़ लिए हैं तो उसके बाद मे बी 1 महीना 2 महीना कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग देखिए, आपसे लग रहा है तो लग रहा है, और अगर नहीं लग रहा है तो उसको छोड़ दीजिए, उतना भी ज़रूरी नहीं है वो आपके जॉब के लिए या फिर आपके इंटरव्यूज़ के लिए। ठीक है, ये तो हो गया। उसका बाद अब बात करते हैं कि किस ऑर्डर में हमें इसको पढ़ना चाहिए। आप ऑलरेडी समझ के होंगे कि हमारा ऑर्डर क्या होना चाहिए था। पहले आपका हो गया टॉपिक वाइज, फिर आपका हो गया पैटर्न्स वाइज, और फिर आपका आता है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। कि अगर आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है, ये बेसिकली आपके इंटरव्यूज़ के लिए इतना मैंडेटरी नहीं है। हम पैटर्न्स वाइज में काफ़ी चीज़ें पढ़ाएंगे, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के भी कुछ टॉपिक्स पढ़ाएंगे जो काफ़ी आता है, प्रीफिक्स सम और सेगमेंट्री भी, तो उतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। इतना अगर आप हमसे पढ़ लीजिएगा तो आपका इंटरव्यूज़ में एटलीस्ट हम जितना सोचते हैं कि आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। बाकी आपका प्रिपरेशन कैसा है वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, वो बात हो गई। अब बहुत चीज जगह हम ये देखें कि जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर अच्छा होता है, ठीक है, क्योंकि हम ये भी ऐसा भी नहीं कहना चाहते, आपको लोग डीमोटिवेट नहीं करना चाहते कि आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग मत करिए। अगर आप बेसिकली फर्स्ट ईयर में आए हैं और 3-4 महीने में टॉपिक और पैटर्न वाइज वाला कोर्स लगा लिए हैं, पूरा कंप्लीट कर लिए हैं, तो आपको डेफिनेटली कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग ट्राई करना चाहिए। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में क्या होता है, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग जो बंदा क्रैक कर लेता है उसके लिए टॉपिक वाइज और पैटर्न वाइज ना एकदम मतलब यार लुल्लू वाला काम होता है कि भाई इसको तो 5 मिनट में कर देंगे, ऐसा वो होता है, ठीक है। और अगर पैटर्न्स वाइज आपको एकदम बहुत अच्छा आप लगा लेते हैं तो फिर आपके लिए जो टॉपिक वाइज जो होता है ना वो एकदम लुल्लू वाला चीज़ होता है कि पैटर्न्स हमको एकदम अच्छे से आता है, सारा टॉपिक में अलग अलग टाइप का पैटर्न हम लगा के प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, तो टॉपिक वाइज आपके लिए एकदम आसान हो जाता है, ठीक है। और जो टॉपिक वाइज जिसको आता है उसको तो मतलब बस टॉपिक वाइज ही आता है और क्या, और उसको अब कोशिश करना है कि वो या तो पैटर्न्स वाला में घुसे और उसके बाद फिर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में घुसे और उसमें वहाँ पे जाने की कोशिश करे, या फिर टॉपिक और पैटर्न्स वाइज मिला के अपना जॉब लेने का कोशिश करे, ठीक है ना। ये बात हो गया हमारा किस ऑर्डर में हमको पढ़ना चाहिए। अब हमारे पैटर्न्स वाले कोर्स की बात करते हैं, तो बहुत लोग बोल रहे थे कि भाई हम बिगनर हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हम कैसे शुरू करें। तो हम इसको ना अलग अलग कैटेगरी में बांटे, कितना कैटेगरी का लड़का लोग होता है। एक होता है बिगनर, ठीक है ना, तो बिगनर जिसने बस अभी तक थोड़ा बहुत घुसा है कॉलेज में, कुछ भी नहीं आता, तो उसको कैसे शुरू करना है, उसको बेसिकली एक लैंग्वेज सीख लेनी है और एक टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या कर सकता है, वो हमारे पैटर्न्स वाले कोर्स में जुड़ सकता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वाला जो चीज़ है हम प्लान कर रहे हैं बनाने का वीडियो, अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम नहीं है क्योंकि हमारा पैटर्न्स वाला कोर्स बहुत लोग उससे जुड़ा है, तो हम कोई हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम सारे वीडियोस टाइम से डालें, तो अभी हमारे पास उसका टाइम नहीं है। लेकिन हाँ, आपको ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मान लीजिए कोई जावा पढ़ना चाहता है, C++ पढ़ना चाहता है, पाइथन पढ़ना चाहता है, जिसमें भी सॉल्व करना चाहता है आप सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा कोर्स हम जावा में पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि यार आपको जावा ही आनी चाहिए, आप दूसरे लैंग्वेज में इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पैटर्न तो बस एंड में टेम्पलेट होता है, टेम्पलेट का यूज़ करके मैं एक पैटर्न के 10-20 प्रॉब्लम लगा लूँ तो मेरे दिमाग में वो पैटर्न बैठ जाए, बस इतना ही है ना। तो बिगनर जो है उसके लिए हम लोगों ने एक ऑनबोर्डिंग शीट बना रखा है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो इसमें कुछ 43 वीडियोस है टॉपिक वाइज, इतना आप कर लीजिएगा तो आपको बेसिक टॉपिक वाइज रेडी हो जाएगा। उसके बाद फिर आप हमारे साथ पैटर्न्स वाला। अब कुछ लोग होगा जिसको लैंग्वेज पता है, थोड़ा बहुत एरे का प्रॉब्लम किया है, इस तरीके का बच्चा भी आता है जो टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्स के बारे में समझता है कि हाँ एक लूप होता है तो लीनियर टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्स, लीनियर टाइम लग गया, एक एरे बनाए थे प्रोग्राम में तो उसका लीनियर स्पेस हो गया, सब बेसिक चीज़ें समझता है,
तो वो उसको बस क्या करना है, ऑनबोर्डिंग सीट और पैटर्न्स, है ना। और अगर आपको ये लैंग्वेज और टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ये सब चीज़ें नहीं पता है तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लीजिए, इसमें 2 से 3 दिन दीजिएगा, उससे ज़्यादा मत दीजिएगा। टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के लिए 1 दिन दीजिएगा, बस 3 दिन इतना पढ़िए, फिर ऑनबोर्डिंग सीट और पैटर्न्स लगाना शुरू कर दीजिए, ठीक है ना। फिर कुछ टाइप का इंटरमीडिएट बच्चा होता है जो बेसिकली टॉपिक वाइज चीज़ें समझता है लेकिन वो पैटर्न्स वाला चीज़ कभी नहीं पढ़ा है, तो उसके लिए तो बस सीधा है हमारा जो मास्टर प्लेलिस्ट है डीएसए पैटर्न्स का, वो आप लगाना शुरू कर दीजिए, ठीक है ना। अब कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर टाइप का बंदा आ गया जो बेसिकली सोच रहा है कि भैया एकदम बाप लेवल का मैथमेटिक्स और ये सब पढ़ा देंगे, तो नहीं, हम वो नहीं पढ़ाएंगे। लेकिन अगर आपको इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं और आप बीच में तो अपना कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का कुछ छोड़ दिए थे, तो अगर आपको रिवाइज करना है तो आप हमारा कोर्स में देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब कुछ और बहुत सारा बच्चा इस टाइप का होता है, ये सबसे मेजॉरिटी वाला बच्चा है, 70% बच्चा ऐसा होता है, ठीक है, जो कुछ नहीं करना चाहता, ठीक है, और सोचता है कि वापस से कोई दूसरा बच्चा कोई नया इंस्ट्रक्टर कुछ नया लॉन्च करेगा, उसके साथ हम जुड़ेंगे, मेरा ये एग्ज़ाम चल रहा है, मेरा वो चल रहा है, और डीएसए अभी नहीं करेंगे, 1-2 दिन छोड़ के फिर बाद में करेंगे, 4-5 दिन बाद में छोड़ेंगे, एकदम बेसिकली स्टैक बढ़ता जाता है, उसके ऊपर सारा लोड जो है बढ़ता जाता है कि ये भैया आगे निकल गए, अब चलो किसी और भैया का वेट करेंगे जो आएंगे और हम लोग उसके साथ जुड़ेंगे। ये जो एटीट्यूड है ना भाई, ये एटीट्यूड बहुत गलत है, ठीक है। अभी हम ना आपके साथ पढ़ रहे, तो आप भी हमारे साथ पढ़िए, एक साथ कंसिस्टेंट रहिए, कोई भी डाउट होता है ग्रुप में पूछिए, हम तो सारा चीज़ का जवाब देते, एक यूट्यूब कमेंट का भी रिप्लाई किए, सब कुछ किए, तो फिर किस बात का तो आप लोगों को दिक्कत है ना। तो आपको बस हम इतना ही बोलेंगे, देखिए बैठना नहीं है, हार्डवर्क करना है। डीएसए जो है ना, डीएसए हम तो एटलीस्ट 14 साल में हर दिन एक प्रॉब्लम लगाए हैं, मतलब कुछ ऐसा दिन होगा जहाँ नहीं लगाए हैं, लेकिन मेरा जो कॉलेज जब खत्म हुआ था उससे बाद में जो 8-9 साल आईटी का एक्सपीरियंस हुआ है, उसमें हर दिन या हर हफ्ते मान लीजिए 4 से 5 सवाल तो हम सॉल्व किए हैं, ठीक है। तब जाके मेरा ब्रेन इस तरीके से सोच पाता है प्रॉब्लम्स को लेके, जैसा हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हो, जैसा आपको वीडियो एक्सप्लेनेशंस में मिला है। आप लोग तो अभी कॉलेज शुरू ही किया है, या फिर फर्स्ट ईयर में होगा, सेकंड ईयर में होगा, उसमें बेसिकली 3-4 महीना डीएसए किया होगा, तो वैसे इतनी जल्दी आप लोग नहीं समझ पाएगा, उसको टाइम लगता है, ठीक है ना। उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको हर दिन कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, हर दिन हार्डवर्क करना पड़ेगा, हर दिन हर सवाल पे डाउट पूछना पड़ेगा। जितना आप कम्युनिकेशन करेंगे मुझसे, बाकी लोगों से, उतना ज़्यादा आपका जो सवाल का जवाब है वो आपको क्लियर दिखेगा और क्लियर मिलेगा, ठीक है ना। तो इतना ये हम कहेंगे, और उसके बाद फाइनली अब थोड़ा सा ज्ञान वाला वीडियो था ये, लेकिन थोड़ा सा हम भी थोड़ा थक गए हैं, कुछ दिन से लगातार वीडियो बनाए जा रहे थे इसीलिए। पर कल से स्लाइडिंग विंडो पक्का से आएगा, कोई टेंशन का बात नहीं है। कल से स्लाइडिंग विंडो हम लोग अपने नया पैटर्न, हमारा तीसरा पैटर्न शुरू करने वाले हैं। और कुछ लोग हमको बोला भी था कि भैया थोड़ा सा बहुत ऑनबोर्डिंग सीट में बहुत सारा प्रॉब्लम्स है, उसके बाद ये जो आप शुरू कर दिए हैं 5-6 प्रॉब्लम्स हर दिन करा रहे हैं, इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम्स है, तो थोड़ा पाइलअप ज़्यादा हो गया है, थोड़ा सा ब्रेक दीजिए, और फिर कुछ टाइम में वो लोग भी हम लोग के साथ जुड़ जाएगा। तो जितना ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ेगा उतना ज़्यादा हमको भी मोटिवेशन मिलेगा, आप लोगों को भी दिखेगा कि जितना ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है ग्रुप में, और आपको भी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है ना। तो इसी के साथ ये वीडियो को समाप्त करते हैं यहाँ, और बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप इस ज्ञान से अग्री करते हैं तो कमेंट में अग्री कर दीजिएगा, और नहीं अग्री करते हैं तो चलिए एक डिबेट करते हैं कमेंट्स में और लड़ते हैं, और क्या, ठीक है भाइयों, मिलते हैं, बाय।